Easy. What are you doing? I'm saving the human race. दोस्तों ये मूवी प्लेनेट ऑफ द एप्स फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी है और इसके पिछले सभी 3 पार्ट्स को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी इस कहानी को इसके पिछले सभी पार्ट्स के क्विक रिकैप के साथ एक्सप्लेन करूंगा, जिससे हमारे नए व्यूअर्स भी इस कहानी को अच्छी तरह से समझ सके। एक कंपनी भूलने की बीमारी को ठीक करने के लिए एक दवा बनाती है और इसका ट्रायल वो एक मादा चिंपैंजी पर करते हैं, जिससे वो बेहद समझदार हो जाती है और उस दवा से उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी पैदाइशी बुद्धिमान होता है, जिसका नाम सीजर है और यही हमारी कहानी का हीरो है। लैब में कुछ गड़बड़ी के कारण गार्ड मादा चिंपैंजी को मार देते हैं, जिसके बाद एक वैज्ञानिक सीजर को अपने बच्चे की तरह बड़ा करता है। लेकिन फिर एक हादसे की वजह से सीजर को एनिमल कंट्रोल वाले पकड़ कर ले जाते हैं और उसे वहां बहुत टॉर्चर करते हैं। फिर गुस्से में वो अल्जाइमर की दवाई को साइंटिस्ट के घर से चुराकर अपने साथ कैद सारे चिंपैंजियों को उसकी गैस सुंघाकर सबको समझदार बना देता है और वो उन सभी को लेकर इंसानों से लड़ता हुआ बचता हुआ जंगल में चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस दवा का वायरस कोरोना वायरस की तरह इंसानों की लगभग 90% आबादी को खत्म कर देता है। इसके 10 साल बाद हम देखते हैं कि सीजर अपने कबीले का सरदार है और अपनी पत्नी, 2 बेटों और अपने कबीले के साथ जंगल में ही घर बनाकर रहने लगा है। अब बचे हुए इंसानों के साथ सीजर ने मिलकर रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसी के साथ ही कोबा की इंसानों से बदला लेने की तीव्र इच्छा की वजह से उसने सीजर को ही गोली मार दी और उसका इल्जाम इंसानों पर लगा दिया, जिससे इंसानों और चिंपैंजियों में युद्ध छिड़ गया। लेकिन सीजर के एक इंसानी दोस्त ने उसे बचा लिया होता है और अब सीजर कोबा को मारकर अपनी गद्दी वापस हासिल कर लेता है। लेकिन उस युद्ध में बचे इंसानों ने यूएस आर्मी से मदद मांगी, तो आर्मी ने एक बेरहम कर्नल और उसकी खतरनाक टुकड़ी को उन सभी वानरों को खत्म करने के लिए भेज दिया। 2 साल तक लगातार ढूंढने के बाद कर्नल सीजर के कबीले पर हमला कर उसके बहुत से लोग, उसकी पत्नी और बड़े बेटे को मार देता है। तो सीजर कर्नल से बदला लेने के लिए अपने 3 और साथियों के साथ उसके पीछे जाता है, लेकिन कर्नल धोखे से उसे भी पकड़ लेता है और फिर सीजर की जान के बदले वो सभी वानरों से बंकर तैयार करने के लिए काम करवाता है, ताकि वो यूएस आर्मी से खुद को बचा सके। असल में यूएस आर्मी ने कर्नल को बागी घोषित कर दिया था, क्योंकि उसने वायरस ग्रसित अपने बेटे समेत अपने ही कई सोल्जर को मार दिया था और अब उसके सर पर वानरों को मारने का जुनून सवार था। इसलिए आर्मी ने छावनी पर हमला कर दिया, जिसमें कर्नल समेत उसके सभी आदमी मारे गए और धमाकों की वजह से पहाड़ की बर्फ गिरने लगती है। तो सीजर अपने कबीले के साथ पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता है और सबको एक नई जगह लेकर आता है। इस युद्ध में सीजर बहुत घायल हो चुका था और सबको सेब पहुंचाकर सीजर अपना दम तोड़ देता है। अब इससे आगे सीजर की मृत्यु की कई पीढ़ियों बाद मानव सभ्यता लगभग खत्म हो चुकी है। अब वो एक विलुप्त प्रजाति मानी जाती है और इस समय पृथ्वी पर वानरों का ही राज है। वानरों ने अलग अलग जगह अपने अलग अलग कबीले बसाए हैं और ऐसे ही वानरों का एक ईगल कबीला होता है। वो लोग एक उत्सव मनाते थे, जिसमें कबीले के युवाओं को उत्सव के एक रात पहले ईगल के घोंसले से अंडे लाने पड़ते थे। लेकिन अगर वहाँ 3 अंडे होते तो वो सिर्फ 2 ही उठा सकते थे। वो उन अंडों को लाकर उनमें से ईगल के बच्चों के बड़े होने तक देखभाल करते और उन्हें शिकार करना सिखाते थे और अपने अपने ईगल को कंट्रोल करने के लिए एक खास तरह का गीत गाया करते थे। बड़े होकर ये ईगल अपने मालिकों के खाने के लिए मछली लाया करती थी। इसी कबीले का एक युवा वानर नोआ अपने दोस्त अनाया और अपनी प्रेमिका सोना के साथ ईगल के अंडे लेने जंगल की सबसे ऊंची जगह जाता है। वहां उन्हें घोंसले में 3 ही अंडे मिलते हैं। अब क्योंकि वो सिर्फ 2 ही उठा सकते थे, तो नोआ एक अंडा अनाया और दूसरा सोना को दे देता है और खुद सामने वाली पहाड़ी की अब तक की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचता है और ईगल के हमले से बाल बाल बचते हुए आखिरकार इस अंडे को हासिल कर लेता है। अब वो लोग अंडा लेकर जैसे ही अपने घोड़े के पास वापस आते हैं तो देखते हैं कि घोड़े पर से नोआ का कंबल गायब है और तभी उनको वहां किसी के होने का एहसास होता है। तो वो तीनों उसका पीछा करते हुए रेल के एक टनल तक आ जाते हैं और वहीं उन्हें नोआ का कंबल टंगा मिलता है। सोना हिम्मत करके जैसे ही कंबल वापस लेती है, उन्हें टनल के अंदर से एक इको सुनाई देता है
तो वो तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं और सीधा अपने कबीले आ जाते हैं। असल में कबीले वालों का मानना था कि टनल के उस तरफ इंसान रहते हैं और इसीलिए वहां किसी भी वानर को जाना नहीं चाहिए। अब क्योंकि टनल से ईको साउंड आता है, इसलिए वो लोग इंसानों को ईको कहते थे। ईगल का अंडा लेके आने की वजह से नोआ की माँ खुश होती है और उसको बताती है कि उसका पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। यह पूरा कबीला बिजली के हाई टेंशन तार के खंभों पर लकड़ी के मचान बनाकर रह रहा होता है। नोआ अपने पिता से मिलने मचान के सबसे ऊपरी हिस्से में आता है, जहां वो अंडों के लिए घोंसला तैयार कर रहे होते हैं। उसके पिता सन ईगल नोआ को पसंद नहीं करता, वो उसे चोंच मार देता है। तभी उनको नोआ के कंबल पर लगे इंसानी खून की गंध आ जाती है, तो वो नोआ से टनल पार करने वाली बात पूछते हैं। तो नोआ उन्हें यकीन दिलाता है कि उसने टनल पार नहीं किया। तो नोआ के पिता अपने बड़े बेटे ओडा को नोआ का कंबल देकर उस पर लगे इंसानी खून वाले का पता लगाकर उसे अपने कबीले से दूर भगाने के लिए कहते हैं और साथ ही उसके पीछे अपना सन ईगल भेजते हैं। उसी रात नोआ को उनकी मछली के गोदाम में कुछ आहट सुनाई देती है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसे वहां पर छुपी बैठी एक इंसानी लड़की दिखाई देती है। वो नोआ को देखते ही उसे धक्का मारकर जंगल की तरफ भाग जाती है। उसके धक्के से नोआ, जो ईगल का अंडा लेकर आया था, वो टूट जाता है। तो वो अनाया और सूना से कहता है, मुझे सुबह होने से पहले एक और अंडा ढूंढना होगा। फिर वो अपने घोड़े को लेकर जंगल में चला जाता है। रास्ते में उसको कुछ मास्क और कवच पहने वानरों की लाशें दिखाई पड़ती है। तभी उसका बड़ा भाई ओडा घायल हालत में उसके पास आकर कहता है, ऐसे और भी आ रहे हैं, और अपना दम तोड़ देता है क्योंकि किसी ने उसकी पीठ पर खंजर घोंप दिया था। उनके जैसे और भी वानरों की आहट सुन नोआ वहीं पास की झाड़ियों में छुप जाता है। उन मास्क पहने वानरों का कमांडर सिल्वा अपने वानरों को मरा देख भड़क जाता है। तभी उनको नोआ के भाई की लाश पर से इंसानी खून लगा कंबल मिल जाता है। असल में वो इसी लड़की का पीछा कर रहे थे जिसका खून कंबल पर लगा था। और तभी उनको नोआ का घोड़ा भी दिखाई दे जाता है। तो कमांडर सिल्वा उसके कबीले पर पता लगाने के लिए अपनी करंट पैदा करने वाली छड़ी से नोआ के घोड़े को करंट देकर उसका पीछा करते हुए ईगल कबीले में आ जाता है। वहां तो पूरे कबीले को आग लगाकर सबको बंदी बनाने लगता है। नोआ वहां वापस आकर अपने पिता को बचाने के लिए जलते हुए मचान पर ही चढ़ जाता है। कमांडर सिल्वा उसे चढ़ते हुए देख लेता है। नोआ मचान पर अपने पिता के साथ मिलकर सभी ईगल्स को खोलकर बचा लेता है, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वो कमांडर सिल्वा से अपने पिता को बचा नहीं पाता और कमांडर सिल्वा नोआ से लड़ता हुआ उसको मचान से बाहर फेंक देता है। लेकिन नोआ बिजली के तार को पकड़कर लटक जाता है। तो कमांडर सिल्वा अपनी छड़ी को ऊपर उठाकर कहता है, महान सीजर के लिए, और तार में करंट दौड़ा देता है, जिसके झटके से नोआ के हाथों से तार छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अगली सुबह जब नोआ को होश आता है तो वो देखता है कि उसका पूरा कबीला तबाह हो चुका है। वहीं उसको एक करंट वाली छड़ी मिलती है जो अब खराब हो चुकी थी। वो अपने पिता की सन ईगल को एक जगह बैठा देख उस जगह जाकर देखता है कि वहां उसके पिता की लाश पड़ी होती है। नोआ अपने दुख, दर्द और बेबसी के साथ रोता हुआ उनकी लाश के पास ही बैठ जाता है। फिर वो उनको दफनाकर उन्हीं की कसम खाता हुआ कहता है कि मैं अपने कबीले को ढूंढकर घर वापस लाऊंगा। और फिर अपने पिता की सन ईगल का पीछा करते हुए अपने कबीले वालों को खोजने के लिए जिंदगी में पहली बार टनल को पार करके दूसरी तरफ निकल जाता है। और वो जगह बिल्डिंगों से भरी पड़ी थी, वहां कभी इंसान रहा करते थे। वहीं आगे चलकर उसको उसकी माँ का कंबल मिलता है, जिसका मतलब है कि वो सही रास्ते पर है। फिर वो सन ईगल को अपने हाथ पर बुलाने के लिए गाना गाता है, लेकिन सन ईगल उसको पंजा मारकर उड़ जाता है। तो नोआ उसका पीछा करते हुए घने जंगलों में पहुंचता है। वहां उसको धुआं दिखाई देता है। वो जैसे ही धुएं की जगह पर पहुंचता है तो सतह कमजोर होने की वजह से नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि उसके पास करंट वाली छड़ी थी तो वहां पर छुपकर रह रहा एक बेहद ही बुद्धिमान ओरांगुटान उसको मास्क वाला सैनिक समझ बैठता है। तो नोआ उसको अपनी सारी सच्चाई बता देता है। उसका सच जानकर ओरांगुटान अपना नाम राका बताता हुआ कहता है, उन्होंने ही मेरे कबीले को भी तबाह कर दिया और यह चिता मेरे आखिरी साथी की है और अब बस मैं ही बचा हूँ। राका के गले में सीजर की खिड़की वाली रॉकेट होता है और फिर नोआ को उसके द्वारा बचाकर रखी किताबों को दिखाकर बताता है कि इन सिंबल्स का कुछ मतलब है और हमारे महान सीजर के काल में वानर इनको पढ़ना जानते थे। सीजर का नाम सुनते ही नोआ उसको बताता है
कि जिन वानरों ने मेरे कबीले पर हमला किया था वो सीजर का नाम लेकर ही तबाही मचा रहे थे, और उससे पूछता है यह सीजर कौन है। तो राका उसको बताता है कि उन शैतानों से सीजर की मूल शिक्षाओं को बदलकर उसका गलत रूप सबके सामने रखा। सीजर हमारा महान पूर्वज था। उन्होंने हमें वानर होने का महत्व बताया। उन्होंने कहा था कि वानर 7 तो मजबूत हाथ और एक वानर दूसरे वानर को नहीं मारता, और मैं उन्हीं के नियम को मानता आया हूँ। तभी राका को पता चलता है कि एक इंसानी लड़की नोआ का पीछा करते हुए वहां तक आ पहुंची है। अब राका भी नोआ के साथ निकल पड़ता है। फिर वो रात बिताने के लिए एक जगह आग लगाकर बैठ जाते हैं, और तभी वो लड़की भी वहां आ जाती है। राका उसको खाने के लिए सेब देकर अपना और नोआ का नाम बताता है। वो लड़की भी चुपके से आकर सेब खाने लगती है। अब ठंड होने की वजह से राका नोआ का कंबल उसे देने के लिए कहता है। तो नोआ उससे कहता है कि ये कंबल मेरे लिए बहुत खास है। तो राका उसे समझाता है कि इंसानों को ठंड लगती है, तो नोआ उसे अपनी माँ का कंबल देने देता है। अगली सुबह वो तीनों ही अपना रास्ता तय करने लगते हैं। आगे चलकर उनको जेब्रा और जंगली इंसानों का एक झुंड दिखाई देता है। वो इंसान बिल्कुल आदि मानव जैसा जीवन जी रहे होते हैं। इंसानों की इतनी बदतर हालत देखकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नोआ लड़की को इंसानों के झुंड के साथ छोड़ता है। तो राका उसको सीजर के चिन्ह वाला लॉकेट देकर सीजर की ही सीख पर चलने की सलाह देता है। ठीक उसी समय कमांडर सिल्वा अपने वानर सैनिकों के साथ उन इंसानों पर हमला कर उनको बंदी बनाने लगता है। तो लड़की उससे बचने की कोशिश में पास के खेत में छुप जाती है। तभी उनके अत्याचारों को देखकर नोआ उस लड़की को बचाने के लिए उसे ढूंढने लगता है। तभी वो लड़की झाड़ियों में से खड़ी होकर नोआ का नाम लेकर उसे आवाज लगाती है। तो नोआ कमांडर सिल्वा से पहले उस लड़की को पकड़ लेता है और राका और उसके साथ वहां से निकल जाता है। कमांडर सिल्वा उन्हें देखता ही रह जाता है। फिर एक जगह रुककर नोआ राका को बड़ी हैरानी से बताता है कि यह लड़की बोल सकती है, पर राका उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी वो लड़की बोलती है, मेरा नाम मे है। तो राका और नोआ उसे ऐसे देखते हैं जैसे इंसान ने किसी चिंपैंजी को बोलते हुए सुन लिया हो। उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वो नोआ को बताती है कि वो जानती है उसका कबीला इस समय कहाँ कैद है। उसी रात नोआ उस करंट वाली छड़ी को भी ठीक कर लेता है। अगली सुबह मे उन्हें लेकर एक उफनती नदी के किनारे पहुंचती है और लकड़ी के बने पुल से उसे पार करने लगती है। लेकिन तभी कमांडर सिल्वा अपने सैनिकों के साथ आकर उनको उसी पुल पर घेर लेता है। उनके साथ हाथापाई में मे पानी में गिर जाती है, लेकिन वो एक जाल को पकड़ लेती है। तभी राका उसे बचाने के चक्कर में खुद ही नदी के बहाव में फंस जाता है। तो वो नोआ से कहता है, साथ रहोगे तो जीतोगे। तभी कमांडर सिल्वा उसके जाल की रस्सी को काट देता है, जिससे राका बहता हुआ नदी के उफान में समा जाता है। कमांडर सिल्वा नोआ और मे को पकड़कर समुद्री तट पर जंग लगे जहाज पर बसे अपने कैंप में ले आता है। वहां नोआ को अलग अलग कबीले से लाए गए वानरों के साथ छोड़ दिया जाता है। वहां वानर इंसानों द्वारा सदियों पहले बनाए गए एक बंकर के दरवाजे को खोलने के लिए बारूद के कट्टे लगा रहे होते हैं। साथ ही समुद्र का पानी अंदर ना आए उसके लिए बेड़ा भी बांध रहे होते हैं। तभी नोआ को वहां सूना मिल जाती है और वो अपनी माँ से भी मिलता है, और वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मे को एक कमरे में भेज देते हैं, जहां मे उसके ही जैसे बोलने वाले एक इंसान से मिलती है, जिसका नाम ट्रेवथान होता है। उसने ही करंट देने वाली छड़ी बनाई थी, और वो उस कबीले के सरदार प्रोक्सिमस को इतिहास की किताबें पढ़कर सुनाया करता है। इन्हीं किताबों की वजह से उसको इंसानों के महान कार्यों का पता चलता है। तभी प्रोक्सिमस सबके सामने आकर सीजर की शिक्षाओं का हवाला देते हुए बंदर के दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे को जंजीरों से बांधकर वानरों से खिंचवाता है और फिर बारूद भी जलवाता है, पर दरवाजा जरा भी नहीं हिलता। तो प्रोक्सिमस कल फिर से कोशिश करने की बात कहकर वहां से चला जाता है। फिर मे ट्रेवथान से कहती है, अगर प्रोक्सिमस ने बंकर का दरवाजा खोल लिया तो उसको इंसानों की सारी टेक्नोलॉजी और हथियार मिल जाएंगे। फिर वो बचे हुए इंसानों को भी खत्म कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। तो ट्रेवथान गुस्से में उससे कहता है, अब यह दुनिया वानरों की ही है और वो अपना साम्राज्य बना चुके हैं। फिर वो मे को नहा धोकर तैयार होने को कहता है, जिसके बाद प्रोक्सिमस नोआ और मे को साथ खाने पर बुलाता है। वहीं उसको अनाया मिलता है। प्रोक्सिमस उनसे कहता है कि इवोल्यूशन होने में हजारों साल लग जाते हैं, और अगर मुझको बंकर के अंदर की टेक्नोलॉजी मिल जाए तो मैं उस इवोल्यूशन को अपने जिंदा रहते कर सकता हूँ। फिर मैं भी इंसानों के जैसे हवा, पानी और जमीन पर तेजी से चल और उड़ सकता हूँ।
फिर वो नोआ को समझाता है कि इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान इस पृथ्वी पर कोई और नहीं था, क्योंकि नोआ को अभी तक यही पता था कि इंसान शुरू से बेवकूफ थे। फिर उसको मे का एक राज बताता है कि तुमसे मिलने से पहले मे इंसानों के साथ ही थी। यह सुनकर नोआ चौंक जाता है, क्योंकि उसको लगा था कि मे कभी इंसानी बस्ती में नहीं रही और यह बात मे ने उससे छुपाई। फिर प्रॉक्सिमस मे से कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ उसी बंकर में जाने के लिए आई हो, और उससे उसका प्लान पूछता है, लेकिन मे उसे कुछ नहीं बताती। उसके बाद प्रॉक्सिमस नोआ से कहता है, तुम बहुत बुद्धिमान वानर हो, तुमने करंट वाली छड़ी खुद से ही ठीक कर ली, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब मुझे यह बताओ, क्या मे ने तुम्हें बंकर में जाने का रास्ता बताया? तो नोआ धोखा खाए जैसे महसूस करता हुआ कहता है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर प्रॉक्सिमस नोआ को समझाता है, इंसान भरोसे के लायक नहीं होते। ये लोग हमको फिर से पिंजरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंकर के अंदर की टेक्नोलॉजी से अब मैं उन सबको खत्म कर वानरों का अखंड साम्राज्य स्थापित करूंगा। उसके बाद नोआ बाहर बैठा हुआ सन ईगल से कहता है, वो प्रॉक्सिमस की कैद से अपने कबीले को निकाल नहीं पाएगा। यह कहकर वो दुखी हो जाता है। तभी सीजर के चिन्ह को देखते हुए उसके अंदर सच्चाई के साथ फिर से कोशिश करने की भावना जाग उठती है। तभी सन ईगल नोआ के मन को समझाता हुआ अपने आप ही उसके हाथ पर बैठ जाता है। उसको बैठा देख नोआ की माँ को नोआ पर गर्व होता है। फिर रात को नोआ मे के पास आकर उससे कहता है, तुम शुरू से मुझसे झूठ बोलती आई हो, लेकिन मुझको सिर्फ इतना जानना है तुमको बंकर में से क्या चाहिए। तो मे उसे बताती है कि वहां रखी एक किताब चाहती है, जिससे इंसानों की बोलने की शक्ति वापस आ सके, क्योंकि पहले के समय में इंसान बोला करते थे। फिर वो आगे बताती है कि इंसानों के बनाए वायरस ने वानरों को बुद्धिमान बनाया, मगर उसी वायरस ने इंसानों का वजूद मिटा दिया। फिर मे कबूल करती है कि उसको बंकर में जाने का रास्ता पता है। उसके बाद नोआ सोना और अनाया को पहाड़ी चढ़ने के लिए राजी करता है, लेकिन अनाया डर से मना कर देता है। लेकिन फिर वो खुद ही उसके पास आ जाता है। मे सबसे पहले पानी को रोकने वाले बेड़े के नीचे बारूद बिछा देती है, लेकिन तभी ट्रेवथान वहां आ जाता है, और जब मे के समझाने पर भी वो नहीं मानता और प्रॉक्सिमस को बताने जाने लगता है, तो मे उसका गला दबाकर उसे मार देती है और नोआ उसकी लाश को समुद्र में फेंक देता है। उसके बाद पहाड़ी के पीछे जाकर नोआ मे को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर बंकर में हवा पहुंचाने के लिए 3 बड़े एग्जॉस्ट लगे होते हैं, लेकिन समय ने उन्हें नष्ट कर दिया था। अब अपनी मशालें जलाकर वो बंकर के अंदर जाते हैं, तो वहां की पावर को ऑन करके अपनी किताब को ढूंढने लगती है। मे को वहां हथियार उसकी किताब मिल जाती है। वास्तव में वो किताब नहीं बल्कि एक डिस्क है, जो सैटेलाइट सिस्टम को एक्टिवेट करने की चाबी होती है। इसी बीच नोआ को एक पुरानी फोटो वाली किताब मिलती है, जिसमें इंसानों ने उसकी प्रजाति के बंदरों को पिंजरे में कैद कर रखा था। नोआ को अब तक लगता था कि पहले इंसान और वानर साथ मिलकर काम करते और रहते थे। अब उन तीनों को मे पर संदेह होने लगता है। फिर मे अंदर से बंकर का दरवाजा खोल देती है। तभी प्रॉक्सिमस अपने लोगों और नोआ के कबीलों के साथ अंदर आकर अपने एक साथी लाइटनिंग से सोना को चाकू की नोक पर बंधक बनवा देता है और नोआ से पूछता है कि मैंने बंकर के अंदर उसके खिलाफ क्या योजना बनाई है। नोआ के कोई जवाब न देने पर प्रॉक्सिमस लाइटनिंग को सोना को मारने का आदेश देता है। इससे पहले लाइटनिंग सोना का गला काट पाता, तभी मे उसको गोली मार देती है और वो वहीं पर मर जाता है। गोली की आवाज सभी वानरों को डरा देती है, तो प्रॉक्सिमस मे से ऐसे और हथियारों के बारे में पूछता है और इसके बदले वो मे को जाने देने की बात कहता है। अब हथियार प्रॉक्सिमस को न मिले, इसलिए मे पानी को रोकने वाले बेड़े को बारूद से उड़ा देती है, जिससे पानी बंकर के अंदर आने लगता है। तो सभी वानर बचने के लिए बंकर के अंदर आ जाते हैं। नोआ अपने कबीले को ऊपर चढ़ने को कहता है। तभी कमांडर सिल्वा नोआ के सामने आकर उससे लड़ने लगता है, लेकिन नोआ उससे बचता हुआ उसको पाइपों के बीच फंसाकर पानी में डूबकर मरने के लिए छोड़ देता है। उसके मरते ही नोआ वहीं से निकल आता है जहां से वो बंकर के अंदर घुसा था। उसका पूरा कबीला बच गया था। तभी प्रॉक्सिमस नोआ पर हमला कर उसको अधमरा कर देता है और उसके आगे घुटने टेकने को कहता है। फिर नोआ अपनी पूरी ताकत समेटकर अपने कबीले का ईगल गीत गाना शुरू करता है, तो कबीले वाले भी उसके साथ मिलकर गीत गाने लगते हैं, जिससे उनके सारे ईगल्स प्रॉक्सिमस पर हमला कर उसको पहाड़ी के नीचे से गिराकर उसका अंत कर देते हैं। फिर सन ईगल नोआ के हाथ पर आकर वापस बैठ जाता है। अब वो सभी वापस आकर अपने घरों को फिर से बनाने लगते हैं।
नोआ अपने पिता की तरह घोंसले को तैयार करता है। तभी मे उससे मिलने आती है तो नोआ से कहती है इंसानों को उनका हक और जगह मिलनी चाहिए। तो नोआ उसको कहता है कि अगर सभी जगह इंसानों का हक था तो क्या वानर फिर से बेजुबान हो जाए, क्योंकि राका के सीजर सिर्फ एक चीज चाहते थे कि वानर और इंसान साथ रहे। क्या यह सच में हो सकता है? उसकी बात मे को इमोशनल कर देती है और नोआ को जान से मारने का अपना ख्याल त्याग देती है, क्योंकि उसको लगता था नोआ बेहद ही बुद्धिमान है और अगर वो जिंदा रहा तो वो वानरों के साम्राज्य को खत्म होने नहीं देगा। फिर नोआ सीजर के निशान वाले रॉकेट मे को देकर कहता है यह बहुत खास है। उसको लेकर मे वहां से चली जाती है और सीधा एक सैटेलाइट स्टेशन बेस पर आकर वहां पहले से मौजूद इंसानों को उसके द्वारा लाई गई सैटेलाइट डिस्क एक्टिवेशन की देती है। वो लोग उन की को अपने सिस्टम में लगाकर सिंगल्स को भेजने के लिए विशालकाय डिस्क को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वो बाकी सभी जगह जिंदा बचे लोगों से संपर्क करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि इंसानों के हक को वापस लाने के लिए पहले इंसानों को इकट्ठा करना होगा। इसी बीच नोआ सोना को दूरबीन से आकाश की अनदेखी चीजें दिखाता है। अब नोआ और मे दोनों एक साथ एक ही समय पर आसमान की ओर देखते हैं और यह कहानी यही खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।